अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथीफा विद आमिर। आज ही पेपर हुआ है 11 अप्रैल को, उसका मैथमेटिक पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। और मैथमेटिक पोर्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये पेपर हुआ है JST जूनियर साइंस टीचर का, ठीक है। तो अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में, हमें क्या कह रहा है। 77 क्वेश्चन में कह रहा है जुनेद एंड सरफराज हैव सिंगिंग क्लासेस एवरी फोर्थ एंड 10th डे। अब जुनेद जो है हफ्ते के हर चौथे दिन जाता है, और सरफराज जो है वो हर 10वें दिन जाता है। कहाँ पे? सिंगिंग क्लास लेने के लिए। अब उसमें क्या होता है, कुछ दिनों पे ये दोनों साथ होते हैं, कुछ दिनों पे ये दोनों अलग होते हैं, क्योंकि एक हर चौथे दिन पे आता है, एक हर 10वें दिन पे आता है। एंड रेस्पेक्टिवली दे वर बोथ टुगेदर टुडे। आज के दिन सिंगिंग क्लासेस पे दोनों साथ थे। दे विल बी टुगेदर अगेन। अब कितने दिनों बाद या कब ये दोनों जो हैं एक दोनों के और साथ ही सिंगिंग क्लासेस होगी दोनों की, ठीक है। अब ये देखना है। अब हमें देखें कि जुनेद के हमारे पास हर चौथे दिन आ रहा है, और सरफराज जो है हर 10वें दिन आ रहा है। तो हमारे पास जो सिंपल नंबर है, एक चौथे दिन आ रहा है और दूसरा 10वें दिन आ रहा है। तो हम इनका सिंपली क्या करेंगे, LCM फाइंड करेंगे। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM का वर्ड प्रॉब्लम या रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, LCM के लिए दोनों पे जिसकी सेम टेबल है वो पढ़ेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब अगर सेम नहीं जा रही तो जो टेबल पर जा रही है वो लगाएंगे, ठीक है। 2 पे 2 की टेबल 1 टाइम, 5 सेम रखेंगे। अब 5 पे 1 हमारा सेम रहेगा, 5 पे 5 की टेबल 1 टाइम। ये सिंपल LCM फाइंड करने का आसान तरीका है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो टोटल हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 20। तो मतलब 20 दिनों के बाद अब ये दोनों जो है नेक्स्ट जो है वो 20 डेज के बाद मिलेंगे आपस में। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन है जिसमें 20 डेज लिखा हुआ है या आफ्टर 20 डेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो शायद वो सी ऑप्शन था, ठीक है। तो आप सी को करेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इनिशियली डिपॉजिट इनटू एन अकाउंट आर द अमाउंट ऑफ मनी बारोड फ्रॉम द लेंडर इज कॉल्ड। अब ये सिंपली जो है डेफिनेशन है हमारे पास। जब आप जो है स्टार्ट करेंगे चैप्टर बुक क्लास 7 में, शायद गालबन क्लास 7 में जब आप स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वगैरह डिस्कस करते हैं, तो ऐसे अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। कौन सा अमाउंट कहते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं ऐसे अमाउंट को जो आप इनिशियली डिपॉजिट करें या इनिशियली आप जो है वो बारो करें। अब इसमें आते हैं कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी था ये भी, ठीक है। और ये सिंपल डेफिनेशन है प्रिंसिपल अमाउंट की। अब आते हैं पार्ट नंबर 79 पे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कास्ट प्राइस। अब मतलब उसकी जो भी कास्ट प्राइस है उस चीज़ों पे वो क्या करता है, 20% ज़्यादा लिख लेता है। सपोज एक चीज़ उसने 100 रुपए की ली है, तो उस पे 20% बढ़ा के लिखेगा, ठीक है, कास्ट प्राइस। फिर क्या करता है, फिर वो कहता है कि भाई मैंने सेल लगा दी कितनी, 15%। अब उसने 20% ऑलरेडी बढ़ाया हुआ है, फिर उसमें वो 15% जो है डिस्काउंट देता है टोटल पे। अब 15% किस पे डिस्काउंट करता है, जो मार्क्ड प्राइस लिखी हुई है उस पे 15%, ठीक है। फिर क्या कहता है, अब हमें फाइंड करना है हिज गेन प्रॉफिट, उसने कमाया कितना, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि उसकी कास्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक। ये उसने खरीदा, लेकिन उसने बेचा कितने में, वो होगी, उसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मतलब जो चीज़ उसने लिखी है उस पे, ठीक है, मार्क्ड प्राइस हम लिखेंगे कि भाई ये चीज़ इतने की है। किसी भी
शॉप पे जाएं तो बहुत सारी चीज़ों पे रेट लिखे हुए थे। एक तो रेट कंपनी से लिखे हुए थे, एक मार्कर से खुद लिख लेते हैं कि भाई ये 120 रुपए की या 115 रुपए की, तो मार्क्ड प्राइस। अब उसने लिखा क्या, अगर 100 की लिए तो उस पर 20% ज़्यादा लिख दिया। तो हम क्या करेंगे भाई, मार्क्ड प्राइस अगर कोई भी है तो उसने क्या कर दिया, अगर चीज़ 100 रुपए की है तो उसने क्या कर दिया, उसमें 20% का इजाफा कर दिया, 20% ऑफ 100। ठीक है, तो अब हम लिख ये काम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20% की जगह पे अपान में 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 100 आपस में कैंसिल हो गया, तो 100 प्लस 20 तो क्या हो जाएगा, 120 इसकी हो गई मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब आते हैं कि भाई उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, उसने कितने में बेचा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस से पहले हम देखेंगे वो डिस्काउंट कितना दे रहा है। डिस्काउंट दे रहा है 15% का, तो अब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी कि भाई आपके पास जो भी चीज़ है, हमारा मार्क्ड प्राइस 120, उसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 15% ऑफ 120, क्योंकि 15% उसने डिस्काउंट दिया है। अब जो भी मार्क्ड प्राइस है उसमें से 15% माइनस करेगा, फिर वो सेल करेगा। तो अब देखेंगे हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या बनेगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120 माइनस 15% की जगह पे अपान में 100 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, इन दोनों को रिड्यूस करेंगे, जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 ज़ा 18, तो हमारे पास हो जाएगा 120 माइनस 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 102। अब उसने जो चीज़ सेल की है वो कितने में सेल की है, 102 रुपीज़ में सेल की है। उसकी कास्ट प्राइस 100 थी, उसने मार्क्ड प्राइस 120 लिखा, और उसने वो चीज़ जो बेची डिस्काउंट करके वो 102 रुपीज़ में बेची। अब हमें कह रहा है कि आप बताएं कि उसका गेन प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो अब हमारे पास गेन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम कास्ट प्राइस माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक है, तो अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है 102, उसमें से हम माइनस करेंगे कास्ट प्राइस हमारी 100 है। अब मार्क्ड प्राइस माइनस नहीं करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, जितने में हमें पड़ा है, जितना हमने लिखा है उस पर वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमें पता है कि हमने ज़्यादा करके लिख दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, गेन हमने किया 2 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा हो गया गेन। अगर आप हमारे पास आंसर जो है वो सिर्फ अमाउंट में लिखा हुआ है तो 2 होगा। अगर हमें कह रहा है कि परसेंटेज बताना है तो हम इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो अब हम परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमने गेन किया है, ठीक है, उसको मल्टी डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा गेन परसेंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 में कैंसिल, तो गेन परसेंट हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू 2%। तो भाई उसने जो गेन किया है प्रॉफिट वो 2% गेन किया है। अब हम आएंगे ऑप्शंस पे, देखेंगे कि भाई 2% कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। जिसमें भी 2% लिखा हुआ है वो ऑप्शन सही होगा, और गालबन 2% जो है वो बी में लिखा हुआ था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 में क्या कह रहा है, 80 में हमें कह रहा है कि द डिग्री ऑफ द टर्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ठीक है, मैं स्क्वायर दे देता हूँ, द डिग्री ऑफ द टर्म, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, किसी और से लिखते हैं। ठीक है, 5x² y/z। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री हम जो भी हमारे पास पूरा टर्म होता है उस टर्म में जितने भी वेरिएबल हैं उन सारे वेरिएबल्स के पावर्स को हम ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द टर्म। ठीक है, तो हम देखें वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर है, वाई है और जेड है। वाई के ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, जेड के ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इनकी टोटल डिग्री क्या होगी, ये सारे हम आपस में पावर्स
प्लस कर देंगे, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो इस हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या एक टर्म की एक्सप्रेशन है, उसकी जो डिग्री होगी वो 4 होगी। अब हम ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे कि भाई ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आई थिंक 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ, 4 सी ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो आप कहेंगे कि भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 में हमें क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो एक दूसरे को कट करें या जहां पे कट हो रही हैं, ऑफ ऑल 3 तीनों की, क्या तीनों के किस चीज का इंटरसेक्शन, एंगल बाइसेक्टर्स का। अब आते हैं बाइसेक्टर का मतलब क्या है। ठीक है, सिंपल बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को दो पार्ट्स में, टू इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना या कट करना आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है इन तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का, और उसको कहते क्या है ये बताना है। ठीक है, ढूंढना नहीं है, जस्ट बताना है क्या कहते हैं। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि यहां से एंगल से आप एक लाइन कट करेंगे, ड्रा करेंगे। ठीक है, जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो दोनों पार्ट जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अब इसी तरीके से इस एंगल का भी एक एंगल बाइसेक्टर आप फाइंड करेंगे, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। इसी तरीके से इस एंगल का भी जब आप एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में इस एंगल को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब ये तीनों बाइसेक्टर किसी एक जगह पे एक दूसरे को जाके क्रॉस करेंगे, कट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इस जगह पे अब हमें पूछ रहा है कि इस जगह को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो अब हम उस पॉइंट को जो है वो कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है इन सेंटर। ऐसी पॉइंट जहां पे तीनों जो है वो एंगल बाइसेक्टर कट हों, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शंस में कि भाई इन सेंटर कौन से ऑप्शन पे लिखा हुआ था, शायद वो सी ऑप्शन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो तीन एंगल बाइसेक्टर जो एक दूसरे को कट करें, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इन सेंटर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। काफी सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हम देखें कि हमें क्या कहा गया है। इसमें क्या है, देयर आर 60 पैसेंजर्स इन द फर्स्ट केबिन। एक ट्रेन है और उसके फर्स्ट केबिन में जो कह रहा है कि कितने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, 60। ठीक है, फर्स्ट केबिन में ऑफ अ ट्रेन, 100 इन द सेकेंड, और सेकेंड केबिन में कितने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, 100, एंड 140 इन द थर्ड केबिन, और तीसरी केबिन में जो है 140 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब पहले में 60 हैं, कॉमा, दूसरे में 100 हैं, ठीक है, कॉमा, और तीसरे में क्या है, 140 है। ठीक है, अब हमें कह रहा है, अब टू सो आने से जाता जा रहा है, अब कह रहा है कि बताओ जो 16th केबिन होगी उसमें कितने पैसेंजर्स बैठे हुए होंगे। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 16th केबिन में कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं। अब ये सिंपल जो है हमारे पास सीक्वेंस का सवाल है, फर्स्ट ईयर में टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीक्वेंस का जो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे कि भाई फार्मूला क्या है, सिंपल फार्मूला होता है कि ए एन इज इक्वल टू A1 मतलब फर्स्ट टर्म की जो भी वैल्यू है, प्लस n-1। n मतलब अब जो नंबर आप फाइंड करना चाहते हैं, जो टर्म फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, वो n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो A1 की वैल्यू है, A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास 60 है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस क्या कहते हैं, हम दो जो भी कंजिक्यूटिव
टर्म्स होते हैं उनको आपस में माइनस करते हैं। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 100 माइनस 60 हमारे पास जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 40। ठीक है, और हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 16th टर्म। ठीक है, तो इस फार्मूला में हम जो n की वैल्यू पुट करेंगे वो 16 करेंगे। तो अब हमारे पास वैल्यूज आ गई, जस्ट हमने सिंपली इस फार्मूला में पुट करनी है। तो हमारे पास भाई A16 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, AA1 मतलब 60 प्लस n-1 मतलब 16-1, ठीक, एंड मल्टीप्लाई बाय डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है 40। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, A16 इज इक्वल टू 60, ठीक है, इसको सही कर देते हैं, 60 प्लस 16-1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस क्या है 40। तो हम पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 40 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस 600 और ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 660 A16। तो हमारे पास जो 16th टर्म होगा वो हमारे पास होगा 600 या 16th टर्म मतलब 16 केबिन में जो लोग होंगे वो कितने होंगे, 660 लोग होंगे। और ये कौन सा ऑप्शन में था, शायद आप पेपर में देखेंगे तो बी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सिंपल हमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है जिसकी हमें सरफेस एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यूबाइड की पिक्चर लगाई हुई है, क्यूब की मुझे क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही थी तो इसको आप कंसीडर कर लें, सपोज ये क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब शेप्ड कार्टून ऑफ अ सोप, किसी भी सोप के कार्टून जो है वो क्यूब शेप है। क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स, ये वाली साइड हो, ये हो, ये हो, ये हो, जितनी भी साइड्स हैं वो सारी आपस में इक्वल होती हैं। क्यूब या सिंपल यूं समझ लें कि क्यूब ऐसा होता है जिसकी लेंथ, हाइट और ब्रीथ, विड्थ, वो सब जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, उसको हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, और ये पे क्या कह रहा है, विथ द लेंथ ऑफ एन एज इज 5 यूनिट। अब कह रहा है कि उसकी लेंथ भी 5 है, हाइट भी 5 है, ब्रीथ भी 5। तो क्यूब ऐसा होता है जिसकी लेंथ, विड्थ और ब्रीथ और हाइट सब की जो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अब हमें क्या कह रहा है, उसकी सरफेस एरिया फाइंड करनी है। सरफेस एरिया का मतलब है कि हमने जो, यूं समझ लें कि हमारे पास एक डिब्बा है क्यूब का और उसको रेपर करना है, रेप करना है, या कोई चीज़ ऊपर से हमें उसको पन्नी चढ़ानी है, तो हमें ये बताना है कि कितनी पन्नी हो जो उस पर हम आराम से कवर कर दें, इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। या फिर यूं कह लें कि ये जो भी एरिया है, ठीक है, आगे वाली, ठीक है, ये हो गई, ये एक साइड की एरिया हो गई, इसी तरीके से इस साइड की एरिया हो गई, ये ऊपर वाली साइड की एरिया हो गई, इसी तरीके से बॉटम वाली साइड की एरिया हो जाएगी, इसी तरीके से जो इस साइड पे साइड होगी उसकी एरिया और बैक साइड उसकी एरिया, ये सब की एरिया फाइंड करके आपस में ऐड करेंगे, उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल क्यूब में साइड्स कितनी होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। एक जो है हमारे पास ऊपर वाली, एक बॉटम वाली, ठीक है, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक सामने वाली और एक बैक साइड वाली, तो टोटल 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, और हमें पता है कि लेंथ भी 5 है, विड्थ भी 5 है और हाइट भी 5 है। एक तो ये फार्मूला लिखा हुआ है सरफेस एरिया का, सिंपली क्यूबाइड का, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा फार्मूला है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है कि आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एक साइड की एरिया को। ठीक है, एरिया ऑफ वन साइड। ठीक है, ये कर लें या इस फार्मूला में पुट करें। अब आते हैं किसी भी एक साइड की एरिया क्या होती है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ या विड्थ जिसको कहते हैं, इज इक्वल टू, अब हमें क्या कह रहा है, इसकी सारी एजेस 5 है, मतलब लेंथ भी 5 है, ब्रीथ भी 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5,
तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी 25। ठीक है, अब हमें सरफेस एरिया के लिए क्या करना होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे। ठीक है, जब 6 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगी 150। तो टोटल हमारे पास जो सरफेस एरिया होगी 150 यूनिट्स स्क्वायर होगी। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि भाई ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था 150 यूनिट स्क्वायर, वो आपका सरफेस एरिया का ऑप्शन सही होगा। अब देख लेते हैं सरफेस एरिया, सी ऑप्शन में लिखा हुआ था 150, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या कह रहा है, आई हैव टू वर्क फॉर 500 मिनट्स अ डे एट माई वर्क प्लेस। कह रहा है कि भाई हमें अपनी वर्क प्लेस पे 500 मिनट मुझे काम करना है। ठीक है, इफ़ आई रीच एट 9:15 AM, अगर मैं वर्क प्लेस पे 9:15 AM पे पहुंचता हूं और मेरा वो जो टाइम है, ड्यूटी का टाइम है, वो स्टार्ट हो जाता है टुडे, देन आई शुड लीव। अब बताओ कि मुझे किस टाइम पे यहाँ से ड्यूटी से वापस जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी मिनट हैं हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है वो 500 मिनट्स हैं, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो आप कैलकुलेशन करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 8 टाइम 60 की टेबल, 8 6 48, मतलब 480। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 20। तो मतलब अगर मैं 500 मिनट्स को डिस्ट्रीब्यूट करूं आवर्स में तो क्या हो जाएगा, 8 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो भाई वो काम करता है 8 घंटे 20 मिनट। 9:15 पे उसने स्टार्ट किया, उसमें हम ऐड कर लेते हैं 8 घंटे और 20 मिनट। ठीक है, तो पहले मिनट्स हम ऐड करते हैं, क्योंकि अगर 60 से बढ़ जाता है तो फिर उसकी जगह पे 1 इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 1 + 3 35 मिनट्स। ठीक है, 8 और 9 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17। पर ये जो है वो 24 आवर्स में हो जाएगा। ठीक है, किस में, 24 आवर्स काउंट में हो जाएगा, क्योंकि दिन के 24 घंटे होते हैं। लेकिन हमें जो है इसने आंसर में और क्वेश्चन में AM लिखा हुआ है, तो अब हम देखेंगे आंसर में ज़रूर PM लिखा हुआ होगा, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे PM में। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे PM में, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली 17 में से 12 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5। तो मतलब 5:35 पे PM में वो जो है वहाँ से बाहर जाएगा, अपने काम से अलविदा करेगा। तो अब हमें देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था, 5:35 PM। तो शायद ये जो है ऑप्शन में डी ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो 84 का आपका जो है वो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 में क्या कह रहा है, अब हमें सिंपल जो है वो रेशो में से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब रेश क्या कह रहा है, हाँ, कह रहा है कि प्राइस ऑफ मिल्क एंड वीट वर इन द रेशो। अब मिल्क और वीट, तो मैं इसको लिखता हूँ मिल्क रेशो वीट। ठीक है, क्या है रेशो, 3:2। ओके, आगे देखते हैं क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज बाय 50%। अब ये वीट की प्राइस जो है वो क्या कह रहा है, 50% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देन द रेशो विल बी, फिर बताओ कि रेशो क्या होगा। अब हमें टोटल प्राइस तो नहीं पता, सिर्फ रेशो पता है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर 50% इंक्रीज हो रहा है तो इसका रेशो कितना इंक्रीज होगा। तो सिंपल से है, तो हम इसके टोटल 2 हिस्से हैं, रेशो में कितने पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं वीट के, इन 2 पार्ट्स का 50% हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 50 अपान 100, परसेंटेज की जगह पे हम अपान में 100 लिखते हैं। ठीक है, 51 × 50, 52 × 100, 2 1 × 2, 2 1 × 2, तो हमारे पास सिंपली क्या आ गया, 1। तो एक रेशो इंक्रीज होगा, अब वो रेशो हम इसका सिंपली इंक्रीज कर देंगे, 3 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो इनका जो रेशो होगा 3:3 होगा। अब दोनों रेशो सेम है तो दोनों को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1:1।
अब हम सिंपल जाएंगे ऑप्शंस में, ठीक है, कि भाई कौन से ऑप्शन में हमारे पास 1:1 लिखा हुआ है। जिसमें भी 1:1 लिखा हुआ है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप मेरे हिसाब से ये जो है ए ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि भाई न्यू रेशो जो है इनका होगा 1:1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 86 में, वेन अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस को 2 दफ़ा रोल किया जाता है, ठीक है, द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी, अब आपको बताना है कि टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं। सैंपल पॉइंट्स का मतलब है कि टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं उस चीज़ के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई किसी भी डाइस को जब हम रोल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। इस यहाँ पे ये यूं समझ लो एक द फर्स्ट टाइम इसको रोल कर रहे हैं, पिक्चर मुझे यही मिली, ठीक है, दूसरी कोई क्लियर पिक्चर थी नहीं। सपोज ये पहली दफ़ा हम रोल कर रहे हैं और ये दूसरी दफ़ा रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पहली दफ़ा रोल करेंगे हमारे पास आउटकम क्या होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 6 5 होगा, या 6। इसी तरीके से जब उसको सेकंड टाइम रोल करेंगे फिर भी यही ऑप्शन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखें क्या कि मैंने पहले डाइस को रोल किया 1 आया, और दूसरी दफ़ा रोल किया तो 2 आया और 1 आ गया, ठीक। तो ये एक सैंपल स्पेस बन गया 1 1। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये हुआ कि मैंने जब डाइस को रोल किया तो पहले दफ़ा तो 1 आ गया, लेकिन दूसरी दफ़ा में 2 आ गया, तो हमारे पास एक सैंपल स्पेस हो गया 1 2। फिर कह रहे नहीं, पहली दफ़ा 1 ही आया था लेकिन दूसरी दफ़ा जो है उसमें 3 आया, तो 1 3। इसी तरीके से टोटल 6 सैंपल स्पेस इसके हो जाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं था, पहले जब जब डाइस को रोल किया तो हमारे पास 2 आया, फिर दूसरी दफ़ा जब रोल किया तो 1 आया, तो इस हिसाब से ये ऐसे ही पहले 1 के हिसाब से 6 आउटकम होंगे, फिर 2 के हिसाब से 6 आउटकम, फिर 3 के हिसाब से, फिर 4 के हिसाब से, हर हिसाब से टोटल हमारे पास 6 आउटकम हो जाएंगे। तो टोटल जब इनको काउंट करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 पहले के 6 दूसरे डाइस के आउटकम, तो टोटल हो जाएंगे 36। आप काउंट 36 जो है वो ऑप्शन सी था, सी ऑप्शन करेक्ट था हमारे पास। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 में क्या कह रहा है, इफ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, ठीक है। इफ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेपर यहाँ पे ओपन है मेरे पास, खुला हुआ। हाँ सॉरी, ये काजेज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहा है, कॉजेज, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज द डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी देन दे आर। अब आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं कि भाई ये बताओ क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कंपाउंड प्रोपोर्शन है, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो जब भी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, तो हम इसको जो है कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सिंपल जो है हमारे पास इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था बी ऑप्शन, करेक्ट, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। जब भी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी डिक्रीज हो तो उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इक्वेशन मैंने पहले नहीं लिखी थी अब लिख रहा हूँ, x² माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब रूट्स की वैल्यू हमें नहीं, ऑप्शन में देखेंगे तो हमें पूछ रहा है कि बताओ इसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं, कम और इमेजिनरी हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, या कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। ये चैप्टर नंबर मैट्रिक क्लास का लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में ये पूरा है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। वो फार्मूला क्या है कि भाई b² माइनस 4ac, ये आपको बताता है कि आपके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। अगर
इसका जवाब ग्रेटर देन है 0 है, तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास रूट्स जो हैं आपस में रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब मुख्तलिफ होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, मतलब जवाब इसका नेगेटिव में आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई रूट्स हमारे पास जो हैं वो इमेजिनरी हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो फिर कहते हैं रियल और इक्वल। इसमें होता है रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल हैं। इसमें है रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ, दोनों रूट मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी होंगे और दोनों मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, बी और सी की वैल्यू देखेंगे और ए की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। अब हम सिंपली इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। ए हमारे पास है 1, क्योंकि कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है -8। इसी तरीके से सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 16। यहाँ पे आके वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास कह रहा है बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू ए मीन्स 1 एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 16, ठीक है। तो हमारे पास बी स्क्वायर नेगेटिव है बेस, पावर इवन है तो माइनस की साइन खत्म हो जाएगी। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 64 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे 64 माइनस 64 तो 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो ये थर्ड वाला आंसर आ गया, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। इनका जवाब आ गया 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो रूट होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब हम जाते हैं ऑप्शंस पे, देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है कि रूट हमारे पास रियल हैं एंड इक्वल हैं। जिस ऑप्शन में लिखा होगा रूट रियल और इक्वल है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, और वो ए में लिखा हुआ है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, रूट जो है वो रियल और इक्वल हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।